हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जी एडवांस 2023 पेपर 2 के बाकी बचे हुए सवालों को सॉल्व करेंगे। पहला सवाल सेक्शन 3 से है। सेक्शन 3 में आपको आंसर बताने हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है और ये पॉजिटिव इंटीजर के रूप में आपका आंसर होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ए थिन सर्कुलर कॉइन ऑफ मास 5 ग्राम, एक कॉइन है और 5 ग्राम का इसका मास है। रेडियस 4/3 सेंटीमीटर इनिशियली इन एक्स वाई प्लेन। ये एक्स वाई प्लेन दिखा रहा है और जेड प्लेन इसका परपेंडिकुलर है। ये एक्स वाई प्लेन जो है उसमें उसका रेडियस दिया है, सब लिख लेते हैं। मास जो है 5 ग्राम, कैपिटल एम यूज करते हैं। रेडियस जो है 4/3 सेंटीमीटर। The coin is tossed vertically up plus z directions by applying an impulse यहाँ पर अप्लाई कर रहा है स्क्वायर रूट ओवर π/2 टाइम्स 10⁻⁻² न्यूटन सेकेंड एट ए डिस्टेंस 2/3 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। यहाँ पर कर रहा है। द कॉइन स्पिन्स अबाउट इट्स डायमीटर। यहाँ पर करने के बाद में स्पिन क्या होगा कि अपना इसका डायमीटर है, ये इस डायमीटर के अबाउट ये रोटेट करना शुरू करेगा। इसके अबाउट ये स्पिन करना शुरू करेगा, ये इधर से ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा, ऐसे चलेगा। द कॉइन स्पिन्स अबाउट इट्स डायमीटर एंड मूव्स अलोंग द जेड डायरेक्शन। ये जेड एक्सिस है, इधर जो है मूव भी कर रहा है, स्पिन करते हुए मूव कर रहा है। जैसे टॉस करते हैं, ये टॉस ही तो है। यहाँ पर इंपल्स दिए, टॉस में क्या करते हैं, थोड़ा सा सेंटर से हट के कहीं पर हम जो है उसको इंपल्स दे देते हैं और स्पिन करने लगता है और ऊपर भी जाने लगता है। ये वही हो रहा है। बाय द टाइम द कॉइन रीचेज बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, ऊपर गया और वापस नीचे आया, इट कंप्लीट्स एन रोटेशन। द वैल्यू ऑफ एन कितना है, एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी जेड दिया हुआ है। तो कितना इंपल्स दिया वो तो दे दिया इसने। तो इसमें इंपल्स हम दे दिया गया है और उस इंपल्स से ये स्पिन करता है। तो सबसे पहले हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं और इसका स्पिन का एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसका एंगुलर मोमेंटम शुरू में क्या था, बाद में क्या है। शुरू में इसका एंगुलर मोमेंटम क्या था, जस्ट स्पिन स्टार्ट होने के थोड़ा पहले उसको इंपल्स दिया। तो इंपल्स दिया तो आर क्रॉस एफ से हम इसका आर क्रॉस पी से। इंपल्स मतलब क्या है, इंपल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम है, यही मोमेंटम चेंज करता है। तो यहाँ पर हम जे कह सकते हैं, आर क्रॉस पी। जे जो है सो इंपल्स जो है सो चेंज इन मोमेंटम होता है, तो यहाँ पर आर क्रॉस जे हम कर सकते हैं। इतना इंपल्स जो है सो इतना शुरू में इसका एंगुलर मोमेंटम है, स्पिन स्टार्ट करने के पहले। और जब स्पिन हो गया इसका स्टार्ट तो आई ओमेगा। आई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट इट्स डायमीटर, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर कितना होता है, दो डायमीटर के बीच में, दो डायमीटर के लिए सेम है और ये परपेंडिकुलर है। तो दोनों को ऐड अप करेंगे तो हमें मिलेगा I0 इधर पर, इधर से इसके वर्टिकल एक्सिस से। तो आई डायमीटर जो है वो हो गया वर्टिकल से जो है उसका हाफ mr² by 4 ओमेगा। और आर क्रॉस एफ, आर कितना डिस्टेंस है यहाँ से, ये 2/3 सेंटीमीटर, 2/3 सेंटीमीटर। एफ कितना है, एफ नहीं, जे कितना है, जे कितना का इंपल्स दिया, इंपल्स दिया है स्क्वायर रूट ओवर π/2 टाइम्स 10⁻⁻² नैनो सेकेंड न्यूटन सेकेंड। और इधर हमने जो लिखा है अभी ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी मीटर में कर देते हैं। ये इधर अभी कुछ लिखा नहीं है, सबको असाइनमेंट में लिखेंगे। ये कितना हो गया, ये हो गया 2/3 स्क्वायर रूट ओवर π/2 टाइम्स 10⁻⁻⁴। मास कितना है 5 ग्राम, 5 ग्राम मास है। आर कितना है, रेडियस इसका 4/3, ग्राम है तो किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। 4/3 स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में करते हैं, स्क्वायर है तो इसलिए 4 हो गया और 4 नीचे है, ओमेगा निकल गया।
10⁻⁴ इधर से कट गया, और क्या कटा इसमें जो भी है 2/3 √π/2 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 5/16/9 टाइम्स 4 10⁻³ ओमेगा। तो इस तरह से हमें ओमेगा पता चल गया। 36 टाइम्स 2/3 ये उधर से चला गया, π/2 80 1/80, और ये भी उधर जाकर 10⁻³ हो गया। (24/80 √π/2 टाइम्स 10⁻³) 10 हुआ 8 से, तो आया 300 √π/2। ये आ गया ओमेगा के वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने, इतना रेडियन पर सेकेंड। अब ये जब वापस चला आता है तो कितना टाइम लगा इसका, यदि टाइम हमें पता हो जाएगा, मान लीजिए मैं t टाइम लगा, तो ये टोटल कितना रोटेशन करेगा वो हमें पता चल जाएगा, कितना रोटेशन कर रहा है सोच। तो टाइम पता करना है, तो टाइम पता करने के लिए क्या करें, अब हमें लीनियर मोशन देखना पड़ेगा इसका। लीनियर मोशन देख रहे हैं, अब हम रोटेशनल मोशन नहीं देख रहे हैं, लीनियर मोशन देख रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट है, उस पर एक फोर्स लग रहा है जेड डायरेक्शन में, फोर्स नहीं इंपल्स लगा है, इंपल्स मतलब उसको मोमेंटम में चेंज आया है, जे मतलब मोमेंटम में चेंज आया, कितना आया, जे का वैल्यू तो दिया हुआ है, ये √π/2 टाइम्स 10⁻³ 10⁻², ठीक। तो ये चेंज इन मोमेंटम आया, चेंज इन मोमेंटम क्या है, मास टाइम वेलोसिटी, इसको u लिखेंगे, ठीक रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी हुआ, ये है इतना। तो जस्ट आफ्टर इंपल्स उसका जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, वो कितना आया बाय मास, मास जो है सो 5 ग्राम है, ये आ गया 2 टाइम्स √π/2 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसका वर्टिकल मोशन कंसीडर करते हैं, वो भी लीनियर। आने में कितना टाइम लगेगा, हम इस फार्मूला को लगा सकते हैं, ut + ½ GT²। यस कितना गया, जहां से स्टार्ट किया वहीं से आ गया वापस 0। u क्या है यहाँ पर दिया हुआ है, लिख लेंगे बाद में। टाइम कितना लगा t0, हाफ जी माइनस में, इसलिए हम माइनस कर दिए, ये इधर जा रहा है और जी इधर लग रहा है। t कितना है t0, तो t0 हमें यहाँ से पता चल गया 2u/g, वैल्यू रखते हैं 2u, u का वैल्यू यहाँ निकाले हैं, g का वैल्यू 10 है, u का वैल्यू है 2√π/2। तो ये आ गया 0.4 √π/2 सेकेंड, इतना टाइम लगा। एंगुलर स्पीड पता है और ये टाइम हमें पता है, तो वो कितना रोटेशन लगाया हुआ वो हमें पता चल जाएगा। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, θ/t। ओमेगा क्या है, ये एंगल किस स्पीड से चेंज हो रहा है, यही है इसका ओमेगा। ये ओमेगा यदि फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, तो थीटा को t से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर θ इक्वल टू ओमेगा t कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही, s इक्वल टू vt, लीनियर में है, s डिस्टेंस, यहाँ पर है एंगुलर डिस्टेंस, जिसको एंगल यहाँ दिखा रहे हैं, v एंगल लीनियर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, टाइम यहाँ पर है। तो कितना उसने ट्रेवल किया, कितना एंगल उसने कंप्लीट किया है, तो ओमेगा दिया हुआ है 300 √π/2 और t0 का वैल्यू यहाँ पर 0.4 √π/2,
कितना हो गया, ये हो गया 120 टाइम्स पाई बाई 2, 60 पाई। कितना रोटेशन में 60 पाई ट्रेवल करेगा, एक रोटेशन में 2 पाई करता है, तो 60 पाई कितना रोटेशन में करेगा, 30 रोटेशन। यही आपका आंसर, 30 रोटेशन। समराइज करते हैं। क्रिकेट मैच में जो है, जैसे कॉइन को टॉस करते हैं वैसे टॉस किया जा रहा है, तो टॉस के लिए हम एक अपना थंब से एक इम्पल्स देते हैं, उस पर एक फोर्स देते हैं थोड़ा सा समय के लिए, जिसको इम्पल्स कहते हैं। और ये इम्पल्स जो है वो फोर्स टाइम होता है। इनफैक्ट ऐसे फोर्स हर समय कांस्टेंट नहीं रह सकता है, लेकिन फाइनली ये क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। यहीं से देख सकते हैं एफ जो है सो डेल पी डी पी बाई डी टी हुआ, डी टी चला गया, डी पी का इंटीग्रेशन करना है तो डेल्टा पी आया, चेंज इन मोमेंटम होता है। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम है उसमें एक एंगुलर मोमेंटम क्रिएट करेगा, और एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, एल इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है ना। पी यहाँ का डायरेक्शन है 90 डिग्री आर से, तो आर पी हम कहते हैं सीधे, आर और पी। यहाँ पर पी जो है सो मोमेंटम है, और ये जो चेंज इन मोमेंटम है एक्चुअली पी यहाँ पर वही है, डेल्टा पी ही है। क्यों? क्योंकि इनिशियल मोमेंटम इसका पी है, 0 है, और बाद में कुछ हो गया मोमेंटम, तो बाद में जो मोमेंटम है वही ये जे ही बाद का मोमेंटम है, क्योंकि इनिशियली रुका हुआ है। शुरू में यदि रुका हुआ है तो ये जो शुरू में रुका हुआ है तो बाद में जो मोमेंटम है वही चेंज इन मोमेंटम है। तो ये जो इम्पल्स है वो उसका मोमेंटम बन गया, जितना इम्पल्स है उतना ही मोमेंटम इसको मिला यहाँ पर इस पॉइंट पर। तो वो एंगुलर वेलोसिटी फ्रॉम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम जो है इस पॉइंट पर देखते हैं कितना है, आर क्रॉस है। अब इससे ये रोटेट करने लगा तो रोटेटिंग जो ऑब्जेक्ट है उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, आई ओमेगा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा इसका एंगुलर स्पीड है, और यहाँ पर किसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, अपने डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 होता है। इसमें सब वैल्यू रख दिए, ओमेगा की वैल्यू आया 300 √π/2 रेडियन पर सेकेंड। अब हम लीनियर मोशन देखते हैं, क्योंकि इधर जा रहा है, ऊपर जा कैसे रहा है, कोई फोर्स लगा होगा या कोई वेलोसिटी इसको मिला होगा। तो उसने यहाँ पर अभी जस्ट देखे कि इम्पल्स की वजह से उसे एक वेलोसिटी मिला, मोमेंटम मिला। मोमेंटम कितना है, जे के बराबर मोमेंटम है, इतना ही मोमेंटम इसे ऊपर जाने के लिए मिल गया। तो मोमेंटम हमें पता है, तो मास भी पता है, वेलोसिटी भी पता है, तो इनिशियल इसका जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो हमें पता चल गया। मास को यदि इसे डिवाइड कर दें तो यू पता चल गया। वही काम यहाँ पर किए हैं, लीनियर मोशन में कंसीडर कर रहे हैं। तो यू हमें पता चल गया है, जे इतना है, ये यू जो है वही है, ये जो जे है वो एम यू है। यू यहाँ से पता चल गया। तो यू जब हमें पता चल गया तो अब हम वर्टिकल मोशन कंसीडर करते हैं। हमें टाइम पता चाहिए कि वापस आने में कितना टाइम लगा, s=2 + ½ फॉर्मूला लगाएं और टाइम हमें पता चल गया। तो इतना टाइम तक वो स्पिन कर रहा है लगातार, तो उसका एंगुलर स्पीड जो है सो 300² है, और इतना टाइम तक उसने स्पिन किया, तो जो एंगल उसने ट्रेवर्स किया वो कितना है, θ=ω/t0। ये बिल्कुल s=vt का काउंटर पार्ट है, ये रोटेशनल मोशन। और यहाँ से एंगल हमें पता चल गया कि 60 पाई जो एंगल इसने रोटेट किया। एक रोटेशन में कितना एंगल रोटेट करता है, ऑफकोर्स 2 पाई 360 डिग्री। तो ये कितना रोटेशन लगा होगा, 60 पाई/2 पाई, 30 रोटेशन लगा। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ए रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड विड्थ 2 सेंटीमीटर। ये विड्थ है, ये लेंथ है 4 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। इज इन द XY प्लेन, ये XY प्लेन है। As shown in the figure, it is being moved away from the a thin and long conducting wire along a direction √3/2 x + y। ये दिया हुआ है इसका डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ये जा रहा है। तो जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना बड़ा एंगल बना रहा है, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है। तो ये कितना बड़ा एंगल बना रहा है, tan θ ये y कॉम्पोनेंट जो आता है हाफ बाय x में जो है √3/2 1/√3। तो थीटा कितना आया, 30 डिग्री। मतलब इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन है 30 डिग्री। यदि इसका x और y कॉम्पोनेंट हम निकाल लें तो
वी एक्स कितना हो गया, वी कॉस 30 डिग्री, मतलब वी स्क्वायर रूट ओवर 3/2, और वाई कंपोनेंट इसका वी साइन 30 डिग्री, वी हाफ, ये इसका एक्स और वाई कंपोनेंट हो गया। आगे कांस्टेंट स्पीड वी से जा रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ ये वी से जा रहा है। द वायर इज कैरिंग एसटीडी करंट आई इक्वल टू 10 एम्पियर इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इसमें 10 एम्पियर का करंट बह रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ए करंट ऑफ 10 माइक्रो एम्पियर फ्लोज थ्रू द लूप व्हेन इट इज एट ए डिस्टेंस डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। डिस्टेंस जो डी है जब ये 4 सेंटीमीटर होता है तब इसमें जो करंट फ्लो करता है वो करता है 10 माइक्रो एम्पियर का। इसका करंट को हम स्मॉल आई कहते हैं, और यहाँ पर जो करंट है उसको कैपिटल आई कहते हैं। If the resistance of the loop is 0.1 ohm, रेजिस्टेंस कितना दिया है 0.1 ohm, then the value of V is how many meter per second? The permeability of space, free space mu naught is equal to 4 pi times 10⁻⁷ Newton per ampere square दिया हुआ है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर आउट ऑफ द प्लेन हमारी तरफ आता है। आप वो कैसे देखेंगे, डी और सिवट लॉ से। ये जो डी बी है वो आई डी एल क्रॉस आर बाय आर की, यहाँ पर μ0/4 पाई होता है। आइडियल मतलब जिसे करंट फ्लो कर रहा है उधर अपना फिंगर रखिए, चारों फिंगर रखिए, आर की तरफ कर्ल कीजिए। आर मतलब जिधर हमको फील्ड देखना है इधर, ये हमें अपवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है, एक्स वाई के परपेंडिकुलर जेड डायरेक्शन में दिखा रहा है, ये डायरेक्शन दिखा रहा है, हमारी तरफ आता है, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई कंडक्टिंग लूप जो है करंट ये फ्लो करता है, जैसे मान लीजिए हर जगह एक फील्ड ऐसे है और ये इधर मूव करता है, तो इसमें एक बैटरी जनरेट होता है जिसको कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि फ्लक्स चेंज होता है। और उसका वैल्यू कितना होता है, वो होता है बी वी एल। बी और भी मैंने परपेंडिकुलर लेना है टू एल, और ऑफकोर्स ये एल जो है सो बी के परपेंडिकुलर में रखा हुआ, भी बी के परपेंडिकुलर है में, लेकिन ये भी जो है वेलोसिटी वो एल के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जब हम बात करेंगे इसमें तो हमारे कौन सा वेलोसिटी लेना पड़ेगा, एल ऑफ वाई एक्सिस। जब हम इस वायर की बात करेंगे तो कौन सा वेलोसिटी लेना पड़ेगा, एक्स कंपोनेंट। तो यहाँ पर हम जो है सो वाई कंपोनेंट देखेंगे और यहाँ पर जो है सो हम एक्स कंपोनेंट देखेंगे। तो जो इंड्यूस्ड बैटरी बनेगा वो 4 वायर यहाँ पर मूव कर रहे हैं, 1 2 3 4, ये चारों वायर जो है इसका नाम दे देते हैं 1 2 3 4। चारों में एक बैटरी बनेगा। डायरेक्शन किधर होगा बैटरी का, वो लॉरेंट फोर्स से देखते हैं, क्यू भी क्रॉस पी। वेलोसिटी की तरफ अपना फिंगर कीजिए और बी में कर्ल कीजिए, बी ऊपर है। वेलोसिटी यदि करते हैं तो ये हमें हमेशा दिखाता है एंटी क्लॉकवाइज, आप इसको करके देख सकते हैं। तो 4 बैटरी हमारे पास बने और वो एंटी क्लॉकवाइज सभी दिखाते हैं ऐसे। ये दोनों तो सेम रहेगा, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहा है ना, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो सेम रहेगा। और ये दोनों भी एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, देख लेते हैं थोड़ा सा। क्यू भी क्रॉस बी राइट साइड में, क्यू भी क्रॉस बी डाउनवर्ड, ठीक है, ऐसे इस तरह से दिखा है। इसको E1, इसको E2, E3 ना, इसको E2, इसको E4 कहते हैं। लेकिन E2 और E4 जो है सो सेम है, क्यों सेम है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जिस तरह से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम नहीं है, चेंज कर रहा है 4 में और 2 में, और चेंज करने का जो पैटर्न है वो दोनों में सेम है। यहाँ पर जितना है उतना ही यहाँ पर है। तो ये एक छोटा सा बैटरी जो बनेगा वो ये बनेगा, और डायरेक्शन देखिए एक दूसरे को अपोज कर रहा है, मतलब वो 0 हो गया। तो इस तरह से जितना भी छोटे छोटे बैटरी कह सकते हैं इस वायर में है, वो सब एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लिया। लेकिन वो हाल इस केस में नहीं है। देखिए यहाँ पर ये राइट में है, ये भी राइट में है, तो जो छोटे छोटे बैटरी भी लेंगे तो सब सम अप करेगा।
तो E1 प्लस E1 इक्वल टू E4 है, E4 नहीं मतलब माइनस E4 कर सकते हैं, या E2 प्लस E4 जो है वो 0 है, वो दोनों खत्म हो गया, केवल E1 और E3 हमें निकालना होगा। और E1 E3 का वैल्यू सेम है या डिफरेंट है? इसका डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे B का वैल्यू जो है यहाँ निकालें, B का वैल्यू चेंज कर जाता है, यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, वेलोसिटी सेम है, L भी सेम है, तो केवल B अलग है। तो हम निकालते हैं यहाँ पर कि कितना इंड्यूस्ड EMF है, 2 का निकाल, 1 का निकालते हैं, V1 VY, इसको हम क्या कहें, इसको B कह रहे थे, B इधर से और इधर से प्लस कैसे, ये तो माइनस हो जाएगा ना, जो मेन नेट EMF है इधर से हम जा रहे हैं तो एक दूसरे को अपोज कर रहा है, इधर माइनस V2 VY B, जो कॉमन है उसे बाहर करते हैं, ये E1 है E2 दोनों में मिक्स कर दिए, E1 प्लस E2 मतलब नेट EMF जो आया इसमें, B1 माइनस B2 VY B। करंट कितना फ्लो कर रहा है, इसको हम R से डिवाइड कर देंगे, इसको इधर ले चलते हैं, IR B1 और B2 कितना है, इसका वैल्यू कहीं लिखे थे, ये नहीं यहाँ नहीं लिखे, ये जो वायर है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है वो होता है μ0I/2πr, μ0/2π और I वो सब कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, इसमें बचा 1/r, ये डिस्टेंस कितना है देखिए, पहला में d है और दूसरा में d प्लस l है, d है और दूसरा में d प्लस l, ये B1 माइनस B2 हुआ और बाकी ये VY B है। V हमें निकालना है तो VY निकाल लेंगे यहीं से, या आप सबका वैल्यू रख देते हैं यहीं पर, अपने आप निकल जाएगा। I कितना बोला करंट, 0.10 माइक्रो एम्पियर, 10 माइक्रो एम्पियर। R का वैल्यू कितना बोला, 0.1, μ0 का वैल्यू रखते हैं 4 पाई, दिया हुआ है क्वेश्चन में। I के वैल्यू करंट 10 एम्पियर दिया है, 1/d, d कितना सेंटीमीटर है, d है 4 सेंटीमीटर, और ये कितना है, ये भी 4 है, तो नेक्स्ट टाइम जो है सो 4 + 4 8 हो गया। ये देखिए सेंटीमीटर में है और b भी सेंटीमीटर में है। Vy कितना है, Vy निकाले थे इधर, b/2 है, ये सेंटीमीटर में है, b भी सेंटीमीटर में, b कितना है 2, ये 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी जो है सो सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर यहाँ खत्म हो गया, ये 2 बार में चला गया। अब यहाँ से v का वैल्यू निकाल लीजिए, ये कितना आ गया, ये और ये तो चला गया, ये हुआ 10⁻⁻⁶, इधर कितना आया, ये भी है 10⁻⁻⁶, ये 2 बचा हुआ है, और इधर 1/8 हुआ, इधर ये 2 तो चला गया, v हुआ, तो v वैल्यू कितना आ गया, 4, ये और ये चला गया, v = 4 मीटर/सेकेंड। ये आपका आंसर है, 4 मीटर/सेकेंड। एक बार समराइज कर देते हैं, ये करंट बह रहा है इसमें 10 एम्पियर का, तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह है, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हर जगह अलग अलग है। ये मूव कर रहा है, एक लूप मूव कर रहा है, तो इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है और इसमें EMF प्रोड्यूस्ड हो रहा है। हम इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं, वो ज़्यादा ईजी है, मोशनल EMF से, जिसका वैल्यू होता है B परपेंडिकुलर L के परपेंडिकुलर, ये दोनों को B के परपेंडिकुलर होना है। तो ये रॉड जो है काम करता है बैटरी की तरह, ये भी बैटरी की तरह, ये भी बैटरी की तरह, ये भी बैटरी की तरह, लेकिन ये दोनों बैटरी जो उसका पैटर्न बिल्कुल सेम है, करंट का डायरेक्शन देखिए ऑपोजिट है, और वैल्यू भी हर जगह सेम है। एक छोटा बैटरी यहाँ पर लें या यहाँ पर लें, इसका पोलरिटी डिफरेंट है, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका सेम है एक्जैक्टली। B का वैल्यू जो यहाँ है वही B का वैल्यू, यहाँ पर यदि ले हम दूसरा, तो यहाँ भी B का वैल्यू सेम है,
ये दोनों काउंटर बैलेंस की है। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो बैटरी बनेगा इसमें और इसमें बनेगा बैटरी, वो दोनों काउंटर बैलेंस करेंगे। ऐसा नहीं कि बैटरी नहीं बन रहा है, बैटरी बन रहा है, यहाँ पर इंड्यूस बैटरी यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन दोनों का पोलैरिटी डिफरेंट है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो वो 0 दे दी है। लेकिन ये दोनों के साथ वो हाल नहीं है, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अलग है, कम है, ज़्यादा है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा नेट EMF हो गया। तो उसी को हम यहाँ पर निकालते हैं और वेलोसिटी देख लेते हैं। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है यहाँ पर। डायरेक्टली नहीं बोला कि वाई एक्सिस के साथ में एंगल थीटा बनाता है, एक्स एक्सिस के साथ में, वो ये बोल दिया कि उसका डायरेक्शन जो है सो ऐसा है, इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। तो यहाँ इसको देखकर हम क्लियरली कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ में 30 डिग्री बनाता है। तो ये दोनों का जो सम करते हैं, यहाँ पर है और यहाँ पर है, इसका पोलैरिटी दोनों राइट साइड में है। तो यदि लूप में हम घूमेंगे तो जो नेट EMF मिलेगा वो दोनों का डिफरेंट होगा, क्योंकि करंट इसमें ये दोनों की वजह से फ्लो कर रहा है, एक दूसरे को अपोज कर रहा है, इसलिए हम माइनस लिखें। और जो मोशनल EMF है वो होता है अभी भी यहाँ पर बताएं, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और B लेंथ, ये दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए आपस में। तो Vy यहाँ पर परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पर Vy लिए, Vy परपेंडिकुलर है। इस केस में यदि लेते हैं तो Vx लेते हैं, लेकिन उसका जरूरत नहीं पड़ा। और इसको सबका वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करते हैं। B का वैल्यू होता है एक वायर की वजह से μ0I/2πr, ये हमारा 4 मीटर पर सेकेंड है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर and mass 2 times 10⁻⁵ kg is under tension. When the string vibrates, 2 successive harmonics are found to occur at frequencies 750 Hz and 1050 Hz. The value of tension T is how many Newton? ये हमेशा गलत करता है, ये स्मॉल n होना चाहिए। तो देखिए क्या बोल रहा है, लेंथ दे दिया है 1 मीटर और मास दे दिया है 2 times 10⁻⁵ kg। तो म्यू निकाल सकते हैं, म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, इसका हमें जरूरत पड़ेगी। अभी चाहे तो निकाल लें, नहीं तो बाद में भी निकाल सकते हैं। 1/2 मास ऊपर में है, 2 × 10⁵/1, सेम एग्जैक्टली किलोग्राम पर मीटर। When the string vibrates, successive harmonics are found to occur at, so ये हमारा स्ट्रिंग है, ये टेंशन में है, दोनों एंड ऐसे रख दी। अब इसमें टेंशन है, ये वाइब्रेट कर रहा है। तो इसमें जो वाइब्रेट करता है तो जो हार्मोनिक्स आते हैं, जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आते हैं, वो कितना होता है, वो होता है NV/2L। V क्या वेलोसिटी है साउंड का, N/2L, और साउंड का जो फ्रीक्वेंसी है वेलोसिटी है इसमें वो T/μ होता है। T से पूछा है, म्यू अभी भी निकालना। उसने बोला 2 सक्सेसिव हार्मोनिक्स जो है, N का जो है हार्मोनिक्स है, तो 2 सक्सेसिव हार्मोनिक्स है, सो 750 और 1000 है। तो एक तो जो है हार्मोनिक्स मान लेते हैं N है, जो यहाँ लिखे, और दूसरा इसके बाद में जस्ट जो दूसरा आएगा हार्मोनिक्स N के जस्ट बाद में N+1/2L √T/μ। और ये वैल्यू कितना दिया है उसने, 750 बोला। एक तो 750 है तो दूसरा 1000 है। हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए और 2 अननोन भी है। अननोन कौन सा है, N हमें नहीं पता, T हमें नहीं पता, T को पता करना है। बाकी सब पता है, L पता है, म्यू पता है, ये दोनों तो पता ही है। तो इसको सॉल्व करना है और जस्ट T का वैल्यू निकालना है। T का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालें इसे, अब आपसे कुछ जैसे भी मर्जी हो उसको आप निकालिए। ऐसे N को यहाँ से निकाल के यहाँ रख दीजिए, और नहीं तो दोनों को डिवाइड करके पहले N निकाल लीजिए, बाद में T निकाल लेंगे। तो हम वही करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 को 1 से। 1000/750, इधर जो है N/2L है, ये बोला N+1/n, बाकी सब तो कट गया, बाकी सब तो यहाँ से हमें कितना आया 1+1/n, और ये कितना हो गया
3/4। इसको लिख सकते हैं 1 + 1/3, इधर लिख सकते हैं 1 + 1/3। तो n का वैल्यू यहाँ से देख के डायरेक्टली कर सकते हैं 3, या फिर ऐसे अपने तरीके से निकालें। n का वैल्यू जब पता चल गया तो किसी एक में हम जाएंगे और t की वैल्यू निकाल लेंगे। 750 एक से देखते हैं, n/2l, n मतलब 3, l 2l, l तो 1 है, t मुझे पता करना है, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻⁵। ये हो गया तो 250, ये हो गया 500, और इधर हो गया t/2 × 10⁻⁵ स्क्वायर। यहाँ से t आ गया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और 500 स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। 5 तो नहीं, एक नहीं, 5 नहीं, ये 25 हो गया, 10⁻⁴ हो गया, 25 दूनी 50 हो गया, 10⁻⁻1 हो गया, दोनों मिलकर तो ये 5 न्यूटन आए। तो ये आंसर हो गया 5 न्यूटन। समराइज कर देते हैं। एक स्ट्रिंग है, बोल रहा है वो टाइट है, उसमें टेंशन T है, तो ये दोनों तरफ फिक्स्ड है, तभी इसमें टेंशन रहेगा। अब इसके बाद में क्या करते हैं, उसने कहा कि इसका जो दो सक्सेसिव हार्मोनिक्स हैं उसका फ्रीक्वेंसी 750 और 1000। इसमें जो हार्मोनिक्स होते हैं उसका फॉर्मूला है Fn = Nv/2l, विच स्पीड ऑफ साउंड इन दिस स्ट्रिंग। N/2l v की जगह पर लिखते हैं √T/μ होता है। ये 750 है, और इसके जस्ट बाद वाला जो हार्मोनिक्स है, यहाँ n है तो n+1 होगा, वो जो है कितना है 1000। ये दोनों इक्वेशन हमारे पास है, दो अननोन है n और t, हमें t के लिए सॉल्व करना है। दोनों को डिवाइड करते हैं तो इजीली हमें n मिल जाता है, और एक किसी एक में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो t मिल जाता है, t = 5 न्यूटन। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, an incompressible liquid is kept in a container having a weightless piston, इसका कोई पिस्टन का वेट नहीं है, with a hole, a capillary tube of inner radius 0.1 millimeter, इसका जो दिखा रहा है 1 मिलीमीटर इसका रेडियस है, is dipped vertically into the liquid through the air tight piston, ये एयर टाइट पिस्टन है, यहाँ पर एयर है, piston hole as shown in the figure. The air in the container is isothermally compressed from its original volume V0 to 100/101 V0. बहुत थोड़ा सा इसमें कंप्रेशन लाया, ये वाला एयर जो है इसको कंप्रेस किया, इसको पिस्टन में दबाए, एयर कंप्रेस्ड हो गया। कंसिडरिंग एयर एज एन आइडियल गैस, ये एयर जो है वो आइडियल गैस है, यूजुअली तो है नहीं, लेकिन मान लीजिए आइडियल गैस है ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। द हाइट h ऑफ द लिक्विड कॉलम इन द कैपिलरी अबव द लिक्विड लेवल इज सेंटीमीटर, हाउ मेनी सेंटीमीटर, ये हाइट h बताना है हमें। बहुत सारे पैरामीटर दिए हुए हैं, सरफेस टेंशन दिया हुआ है पानी का 0.075 न्यूटन/मीटर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ 10⁵ न्यूटन/मीटर², एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर/सेकंड², डेंसिटी ऑफ लिक्विड 10⁻³ किलोग्राम मीटर/क्यूबिक मीटर। ये दोनों बताता है कि वाटर है लिक्विड, ये दोनों को देखने से लगता है कि लिक्विड वाटर है, लगता नहीं, दोनों मैच कर रहा है, डेंसिटी मैच कर रहा है, सरफेस टेंशन मैच कर रहा है। एंड कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ कैपिलरी सरफेस विद द लिक्विड इज 0, कॉन्टैक्ट एंगल 0 है, ये भी बता रहा है कि वाटर है, वाटर का ग्लास के साथ में कॉन्टैक्ट एंगल 0 होता है, और ये ग्लास कंटेनर ग्लास कलर का। एनीवे, अब सवाल बनाने चाहते हैं कि हमारा ये कितना हाइट इसमें राइज करेगा, तो कैपिलरी से एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको बनाते हैं। देखिए ये जो पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रेशर है, यहाँ नहीं, इस जगह पे एयर पर ले लेते हैं, और यहाँ पर जो प्रेशर है दोनों जगह सेम प्रेशर है, हाइट यहाँ से है ना, ये दो जगह का नाम हम बोलते हैं कुछ, इसको ए बोले, इसके अंदर में जो है इसको बी बोले। प्रेशर जो है ए और बी दोनों पर सेम है, क्यों सेम नहीं रहेगा तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। यदि यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा
है ना। तो इसको बराबर करने के लिए इसमें और लिक्विड ऊपर चढ़ेगा। यदि यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो गया तो ये लिक्विड थोड़ा नीचे उतर आएगा। ये तभी रुकेगा जब यहाँ ये दोनों जगह प्रेशर सेम है। यहाँ का प्रेशर हमें पता है, शुरू में देखिए क्या होता है कि यहाँ का प्रेशर कितना था। आप इसे छोड़ दीजिए, इसको टाइट नहीं कीजिए। तो यहाँ का प्रेशर कितना था शुरू में इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर था। बाद में इसको मैंने कंप्रेस किया तो प्रेशर चेंज हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं शुरू में था P0 और प्रेशर और वॉल्यूम था V0। बाद में इसका प्रेशर हो गया P और वॉल्यूम को हमने चेंज करके यहाँ पर कर दिया 100/100, 101 P0। तो ये प्रेशर नया जो प्रेशर आया वो कितना आया, V0 केवल कटा 101/100, थोड़ा सा बढ़ गया प्रेशर। तो यहाँ का प्रेशर ये P0 रहेगा, ठीक। और P0 जैसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ का प्रेशर हमें पता है कितना है, 101 P0/100। यहाँ का प्रेशर, B का प्रेशर, यहाँ पर जो प्रेशर है किस किस वजह से है, 3 वजह से यहाँ पर प्रेशर है। एक तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पर देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लगा रहा है वो है, उसके वजह से। दूसरा इसमें वाटर का जो कॉलन है इसके वजह से है, इस वाटर की वजह से। तो एक तो P0 हुआ, एक वाटर जो है ρgh हुआ, और प्लस तीसरा सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन क्या करता है, सरफेस टेंशन ये जो वाल है, यहाँ पर एक सरफेस टेंशन देखिए, ये वाला जो है वाल जो है उसको अपनी ओर खींचता है, तो वाल भी उसे अपनी ओर खींचता है। इस जो वाटर मॉलिक्यूल्स है सरफेस पे उसको अपनी ओर खींचता है, किस एंगल से, थीटा। ये थीटा कौन सा एंगल है, ये कॉन्टैक्ट एंगल है, इस केस में 0 डिग्री है। तो ऐसा हर जगह होता है, इधर भी वही है, ये भी टी जो है खींचता है। तो इधर इसका क्या कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा, टी कॉस थीटा, हर जगह टी कॉस थीटा आएगा। कितना दूर तक आएगा, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा कितना है 2πr। तो ऊपर में एक फोर्स लग रहा है 2πr टी कॉस थीटा, टी सरफेस टेंशन है, ये फोर्स हुआ। उसको एरिया से यदि हम डिवाइड करेंगे तो हमें प्रेशर मिलेगा। तो ये प्रेशर आ रहा है सरफेस टेंशन की वजह से, ये पाई चला गया, ये वो आर भी चला गया, तो ये आया 2t cos थीटा बाय आर। ये प्रेशर आ रहा है इसकी वजह से, और इसका डायरेक्शन ऊपर है, P0 का डायरेक्शन नीचे है, ρgh का डायरेक्शन नीचे है, तो माइनस लिखना पड़ेगा 2t cos थीटा बाय आर। ये सब वैल्यू यहाँ लिखते हैं। पहला तो P0 है, दूसरा ρgh है, तीसरा -2t cos थीटा, थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है, बोल दिया उसने कि कॉन्टैक्ट एंगल 0 डिग्री है, आर। अब इसको सॉल्व कीजिए और h का वैल्यू निकाल दीजिए। इसको इधर ले गए तो ये हो गया P0/100, ये हो गया ρgh, और ये हो गया 2t/r। h की वैल्यू निकालिए, h हो गया P0/100 प्लस 2t/r/1/ρg। यही आपका आंसर है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के इसे बना लीजिए। P0 का वैल्यू दिया है 10⁵ पास्कल डिवाइडेड बाय 100, 2t 0. का वैल्यू दिया है 0.075, आर का वैल्यू कितना दिया है 0.1 मिलीमीटर है, 0.1 मिलीमीटर है, तो मीटर में चेंज करते हैं, सब 1 यूनिट में होना चाहिए। टू का वैल्यू कितना है 1000 kg/m², जी का वैल्यू 10 दिया है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10⁻³ प्लस ये कितना हो गया, ये और ये खत्म हो गया, तो ऊपर में 20 हो गया 20/75, और ये कितना हो गया 1/10⁴। ये हुआ 1000 और ये हुआ 150,
इतना 2500 डिवाइडेड बाय 10,000 इतना मीटर है। सेंटीमीटर में चेंज कर लें, दो तो ऐसे चला गया, 25/100 तो सेंटीमीटर। ये आपका आंसर 25 सेंटीमीटर। एक बार समराइज कर देते हैं। एक पिस्टन है, इसके नीचे हवा है और एक पिस्टन लाइट है, इसका कोई वेट नहीं है, ठीक है। और शुरू में उसने क्या किया, शुरू में आप इसे यदि छोड़ दें तो यहाँ का प्रेशर वही है जो यहाँ का प्रेशर, बाहर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसने इस होल में ट्यूब डाला और इसे छोड़ दिया है, कोई इसमें चेंज नहीं किया, तो यहाँ का प्रेशर दोनों का सेम है। फिर बाद में क्या किया, उसने इसे पुश किया और इसका वॉल्यूम को कम कर दिया, तो प्रेशर यहाँ बढ़ गया। टेम्परेचर इसका सेम है, आइसोथर्मल बोला है, कंप्रेशन है, तो PV = nRT होता है। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो PV = कांस्टेंट। इनिशियली जो PV था वही बाद में PV है। शुरू में PV था P0 V0, बाद में है P टाइम्स V चेंज कर दिया, तो प्रेशर चेंज हो गया। यहाँ का चेंज्ड प्रेशर मुझे पता हो गया। अब जो है ये हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहने के लिए, ये हाइड्रोस्टैटिक का प्रॉब्लम हो गया कि ये दोनों पॉइंट पर जो है सो प्रेशर सेम है। यहाँ पर प्रेशर क्या है, एयर का प्रेशर, जस्ट इसको पानी के ऊपर में देखते हैं। यहाँ पर जो प्रेशर है P, जो कि वैल्यू यहाँ पर हम लिखे हैं P का वैल्यू, और यहाँ पर जो प्रेशर है वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दूसरा वाटर कॉलम की वजह से प्रेशर है, तीसरा सरफेस टेंशन की वजह से प्रॉब्लम है। सरफेस टेंशन किधर लग रहा है, पानी वाल के मॉलिक्यूल को अपनी ओर खींचता है, तो वाल का मॉलिक्यूल पानी को अपनी ओर खींचता है, तो पानी पर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। उसका ये वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो काउंटर बैलेंस कर लेगा ना, इसका काउंटर बैलेंस हो जा रहा है, तो केवल वर्टिकल जो इसका फोर्स है वो ऊपर की ओर लग रहा है। सबको ऐड करें तो T cos θ एक पॉइंट पे लग रहा है, तो कितने पॉइंट पे लग रहा है, 2πr पर लग रहा है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फोर्स हो गया, उसको πr² से डिवाइड कर दिए, तो ये प्रेशर हो गया। तो ये प्रेशर ऊपर की ओर लग रहा है, बाकी सब नीचे लग रहा है, इसलिए इसको माइनस में लिखिए और इसको सिंप्लीफाई करके h का वैल्यू निकालिए, तो आया 25 सेंटीमीटर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ए रेडियोएक्टिव डीके प्रोसेस द एक्टिविटी is defined as A = -dN/dt. The rate of change of decrease of active nuclei is activity, where Nt is the number of radioactive nuclei at time t. Two radioactive sources S1 and S2 have same activity at time t = 0. ये 1 का भी एक्टिविटी 0 टाइम है, यहाँ पर हम ऐसे 1t ऐसे बोलते हैं, और दूसरा का एक्टिविटी भी 0 ही है। एट ए लेटर टाइम पर इसका एक्टिविटी A1 हो गया, उसका एक्टिविटी A2 है। When S1 and S2 have just completed their third and seventh half lives respectively, the ratio A1 and A2 कितना है? इस टाइम में, कोई पर्टिकुलर टाइम में, इस टाइम में इसने कंप्लीट किया है 3 हाफ लाइफ, इसने कंप्लीट किया 7 हाफ लाइफ। हाफ लाइफ के बाद में उसका एक्टिविटी हाफ हो जाता है, उसमें नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई हाफ हो जाता है। तो एक्टिविटी किस तरह से जाता है, एक्टिविटी जो है वो इस तरह से वैरी करता है, एक्सपोनेंशियल वैरी करता है, -λ। और यदि हाफ लाइफ के टर्म में हम बातें करें तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि एक्टिविटी जो है सो हाफ लाइफ टाइम का यहाँ पर n हो जाएगा, n नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम, यहाँ पर n जो है सो नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम्स है। ये कैसे आता है, यदि आपको देखना है तो यहाँ से देख लीजिए। देखिए एक्टिविटी जो है वो वैरी करता है एक्सपोनेंशियली, -t/τ, यस, और ये जो हाफ लाइफ टाइम है वो होता है ln2/λ। यहाँ से लैम्डा कितना आ गया, ln2/हाफ लाइफ टाइम, राइट। इसको लिख सकते हैं ln2/1/हाफ लाइफ टाइम। ये ln2 है और ln का लॉग के जो पहले रहता है प्रीफैक्टर वो इस नंबर पर मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर बन जाता है। तो यहाँ से a कितना आ गया, A0 एक्सपोनेंशियल -λ की जगह पे कितना लिखे, हाँ ln2 1/हाफ लाइफ टाइम, और माइनस है
इसका पावर को माइनस कर देगा, पावर को रिवर्स कर देगा, ये दोनों खत्म हो गया तो बचा ये, क्या कर देगा, ये 1/2 लाई पावर -1, तो यहाँ पर आ गया 2^12 लाई। तो a/a0 है वो हो गया, ये a0 2^12 लाई, a/a0 है वो 2^12 लाई। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं a/a0 इक्वल टू ½ नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम्स। एक नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम्स में एक्टिविटी कितना रह जाएगा, दो हाफ लाइफ टाइम के बाद में कितना एक्टिविटी रह जाएगा, 1/2 क्वार्टर, 3 के बाद में 1 ऑक्टेट, ऐसे रह जाएगा। तो यहाँ पर बोला कि एक थर्ड है एक सेवंथ है, थर्ड के बाद में इसका एक्टिविटी रह गया a1 रह गया थर्ड के बाद में, सो ये 1/8, और a2 रह गया कितना के बाद में, 7 के बाद में, 7 हाफ लाइफ टाइम के बाद में। तो 7 कितना हुआ, 2 4 16 32 64 128। तो रेशियो बताना है a1 और a2 का, डिवाइड कर दिए, ये 1/8 हुआ, ये 128 हुआ, 16, ये 16 आपका आंसर हुआ। तो यहां पर देखिए, एक बार फिर समराइज कर देते हैं एक्टिविटी जो है। सो ये क्वेश्चन है कि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, उसका एक्टिविटी S1 और S2 दो मटेरियल है, उसका एक्टिविटी A1 और A2 रह जाता है आफ्टर 3 हाफ लाइफ टाइम और 7 हाफ लाइफ टाइम। ये दोनों का रेशियो बताना है। ये एक्टिविटी जो वैरी करता है वो वैरी करता है एक्सपोनेंशियल, इस तरीके से। यदि और ये लैम्डा जो है सो इसको हम लिख सकते हैं, एक्चुअली हाफ लाइफ टाइम जो होता है उसको हम लिख सकते हैं ln2/λ। वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करें, अलजेब्रा करें, तो हमें मिलता है इस तरह से फॉर्मूला, a/a0 इक्वल टू ½ n जो है सो नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम्स। तो यहाँ पर इसको देख कर डायरेक्टली कर सकते हैं कि एक हाफ लाइफ टाइम के बाद में एक्टिविटी कितना रह जाएगा, हाफ, 2 के बाद में 1 क्वार्टर, 3 के बाद में 1 ऑक्टेट, 4 के बाद में 1/16, ऐसे करके रहेगा। तो इसने बोला 3 के बाद में कितना बचा, तो हम जानते हैं 1/8 बचा, और 7 के बाद में कितना बचा, 1/128 बचा। तो ये A1 A2 का रेशियो कितना है, तो इसको जस्ट डिवाइड कर दिया और हमें मिल गया। और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। 1 mole of an ideal gas undergoes 2 different cyclic process 1 and 2, A1 है A2 है, S1 in the PV diagram, ये PV diagram है। In cycle 1 process A, B, C and D are isobaric, isothermal, isobaric and isochoric। ये isobaric है, isobaric में प्रेशर कांस्टेंट है, isothermal है, ये isothermal है, यहाँ पर जो है टेम्परेचर सेम है, फिर ये आइसोबैरिक प्रेशर सेम है, और आइसोकोरिक में प्रेशर वॉल्यूम चेंज नहीं करता। इस केस में ये क्या है देख लेते हैं। इन साइकिल 2 प्रोसेस A प्राइम, B प्राइम, C प्राइम एंड D प्राइम आर आइसोथर्मल। ये तो आइसोथर्मल है, टेम्परेचर सेम। ये आइसोकोरिक है, ये आइसोबैरिक है, और ये फिर आइसोकोरिक है। तो ऐसे है। द टोटल वर्क डन ड्यूरिंग साइकिल 1 इज W1 एंड ड्यूरिंग साइकिल 2 इज W2। द रेशियो ऑफ W1/W2 इज हाउ मच। इस पूरे साइकिल में जो वर्क डन किया गया है वो W1 है, जो वर्क डन किया गया है W2, और उसका हमें रेशियो बताना है। देखिए जो एरिया है पीवी डायग्राम में वो कितना होता है, पीवी डायग्राम में जो वर्क डन है वो होता है इसका एरिया के बराबर। यहाँ पर एरिया हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये कैसे निकालें, ये जो है सो हमें ढंग से पता नहीं है। एक स्ट्रेट लाइन होता तो हम इसको निकाल सकते थे, तो ये ट्रेपीजियम बन जाता। तो यहाँ पर निकालने में दिक्कत है, केवल एरिया हम निकाल कर यदि चाहें इसका वर्क डन निकाल लें तो दिक्कत है, नहीं होगा, क्योंकि ये हमें पता नहीं है। हम निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये करना इसका इक्वेशन में पता करना पड़ेगा, उसके बाद कैलकुलस यूज करके हम निकाल सकते हैं, तो वो ज़्यादा और टीडियस हो जाता है। तो बेस्ट तरीका ये है कि यहाँ पर जो वर्क डन है
फर्स्ट केस में वो हम लिख लेते हैं वर्क डन इन ए, वर्क डन इन बी, वर्क डन इन सी एंड वर्क डन इन डी। सबका अलग अलग निकाल के मैट कर लेंगे। ए में क्या है, एक आइसोबैरिक प्रोसेस है, प्रेशर सेम है, तो वर्क डन कितना होता है, एक बार याद रखिए जो जनरल फार्मूला है वर्क डन का PdV होता है, यहीं से सब हम निकालते हैं। P कांस्टेंट है तो P बाहर चला जाएगा और P टाइम्स डेल्टा V, तो इसको बहुत इजीली कर सकते हैं P टाइम्स डेल्टा V यहाँ से यहाँ तक में कितना है, V2 V नॉट, जस्ट 1 V नॉट। B में देखिए, ये B एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, nRT, n यहाँ पर 1 है तो RT ln V फाइनल माइनस V इनिशियल, V फाइनल यहाँ 4 है, V इनिशियल 2 है, 4/2। इधर से वापस चले तो यहाँ पर जो वर्क डन कितना है, ये फिर आइसोबैरिक प्रोसेस है, प्रेशर टाइम चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर यहाँ पर 2P नॉट है और चेंज इन वॉल्यूम ये 4V2 V नॉट है, सो -3V नॉट है। और ये WD में तो 0 है क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, तो वर्क डन 0 है, यहाँ से देख सकते हैं। तो ये सबको वैल्यू निकाल लीजिए, ये 4P नॉट V नॉट में से 6P नॉट V नॉट गया तो -2P नॉट V नॉट और RT ln 2। अब T हमें पता है क्या, यहाँ पर जो टेम्परेचर आइसोथर्मल है, लेकिन टेम्परेचर हमें पता है क्या, नहीं पता है, तो इस जगह पर हम सिंपली गैस लॉ लगाते हैं, PV इक्वल टू RT, nRT n1 है, RT यहाँ से टेम्परेचर पता चल गया, P कितना है यहाँ पर 4P नॉट, V कितना है यहाँ पर 2V नॉट, सब मिला के टेम्परेचर हमें पता चल गया 8P नॉट V नॉट बाय R। तो इसको लिख लेते हैं -2P नॉट V नॉट प्लस RT की जगह पर हमारा 8P नॉट V नॉट और ln 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इधर W2। यहां पर जो वर्क डन है कितना, सिंपलीफाई ऐसे, वर्क डन इन A प्राइम, वर्क डन इन B प्राइम, वर्क डन इन C प्राइम एंड वर्क डन इन D प्राइम। B प्राइम और D प्राइम में तो 0 है क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। A प्राइम आइसोथर्मल प्रोसेस है तो N टाइम्स R टाइम्स T, यहाँ पर T कुछ और होगा, T प्राइम ln, यहाँ पर वॉल्यूम कितना है 2V नॉट, यहाँ वॉल्यूम कितना है 1। ये हुआ आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन हुआ। और C ये कांस्टेंट प्रेशर पर है, प्रेशर कितना है P नॉट, वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ 2V नॉट से V नॉट आया -V नॉट। टेम्परेचर भी लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तो -P नॉट V नॉट प्लस RT प्राइम ln 2। T टेम्परेचर यहाँ पर कितना है, इस यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए, लास्ट टाइम यहाँ टॉप से निकाले थे, अब की बॉटम से निकालते हैं। इस जगह पर जो है हम लगाते हैं प्रेशर कितना है 2P नॉट है, वॉल्यूम कितना है 2V नॉट है, NH1 है RT प्राइम, तो RT प्राइम कितना आ गया 4V नॉट P नॉट -P नॉट P नॉट प्लस 4P नॉट V नॉट ln 2। अब दोनों का रेशियो निकालना है, यहां से 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन कर लिए, -P नॉट V नॉट प्लस 4P नॉट V नॉट ln 2, और इधर से -P नॉट V नॉट प्लस 4P नॉट V नॉट ln 2। ये एग्जैक्टली सेम है और आंसर आपका 2 है। तो देखिए इसमें हमें वर्क डन पूछा गया है, तो वर्क डन जो है हर एक प्रोसेस का हम अलग अलग निकाल लेते हैं। ए में जो वर्क डन है कांस्टेंट प्रेशर पर है तो प्रेशर टाइम वॉल्यूम चेंज निकाल लिया। बी आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसका वर्क डन होता है W = nRT ln V फाइनल माइनस V इनिशियल। इस फॉर्मूला में बैठा के निकाल लेते हैं, लेकिन टेम्परेचर नहीं पता है तो टेम्परेचर यहाँ से या यहाँ से कोई भी जगह से किसी भी पॉइंट पर से जहाँ मुझे दिखता है कि प्रेशर पता है वॉल्यूम पता है वहाँ से हम निकाल सकते हैं। जस्ट हम गैस लॉ लगाते हैं PV = nRT
पी भी इक्वल टू एनआरटी लगाते हैं और टेम्परेचर यहाँ से निकाल लेंगे, वो सब्स्टिट्यूट कर दिए, इतना वैल्यू आया। यहाँ पर भी वही काम किए और दोनों के रेशियो ले लिए तो हमारा 2 आया। यदि ये मान लीजिए इस तरह से कोई इस तरह का फॉर्म ना होकर यदि स्ट्रेट लाइन होता तो भी एक ट्रिपीजियम बन जाता, तब हम इसका एरिया जो है वही देता हमारा वर्क डन। हम यदि उसको भी यूज करना चाहें तो देखिए यहाँ पे इसको ऐसे बना सकते हैं। फर्स्ट केस में केवल दिखाते हैं, ये कुछ ऐसे था, फिर ऐसे था, ऐसे था। तो हम ऐसा करते हैं, इतना के एरिया हम पहले निकाल लेते हैं। ये मुझे पता है, ये V0 है, ये 2 V0 है और ये 4 V0 है और 2 P0 और 4 P0 है, 2 P0 और 4 P0 है। यहां तक एरिया हमें पता चल गया, ये 4 P0 है और ये कितना है डिफरेंस 2 P0 है। तो ये जो एरिया शेडेड है वो हो गया 8 P0 V0। अब मुझे इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया हम कैसे निकालें? इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ए निकालते हैं। ये जो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर वर्क डन, जो एनआरटी, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ln VF/VI। ये दे रहा है एरिया, ये टोटल एरिया है, ठीक है। और उसमें से यदि मुझे माइनस करना पड़ेगा ये वाला एरिया, इसको माइनस करना पड़ेगा। ये कितना है, ये जो है सो देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 V0 है और ये 2 P0 है, तो ये हो गया 4 P0 V0, 2 4। इसको माइनस करना पड़ेगा यहाँ से, इसको निकाल। तो हमारा टोटल कितना हो गया जो वर्क डन है इन 1 8 P0 V0, ये वाला माइनस कीजिए, -4 P0 V0 और इसको ऐड कीजिए, ये बने NRT 1 RT ln 4 से 2 तो 2 आया, तो कितना आ गया 4 P0 V0 RT। यहां से देख ले तो 4 2 8 P0 V0 ln 2, लेकिन उस पहले तो माइनस आया था और भी -2 P0 V0 और 8 P0 V0। दो, ये तो 8 नहीं होगा ना, 4 होगा, ये 4 होगा, क्योंकि देखिए ये कितना है, ये है 2 P0 और ये कितना है 1 V0, 2 P0 और ये है 1 V0। सो ये 8 नहीं, ये 2 होगा एक्चुअली, ये 2 होगा। और यहाँ पर इसको हम सही करते हैं, ये 2 P0 V0 और यहाँ पर 4 माइनस किए तो देखिए -2 P0 V0 एक्जैक्टली सेम आए। तो ऐसे उसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ये फाइनली एक्चुअली निकालना ही पड़ रहा है, यूज करना ही पड़ रहा है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला। तो ये ऐसे में इतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड करने जाए, यही इजी है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सेक्शन 4 आ गया। सेक्शन 4 में जो है सो पैराग्राफ दिए हुए हैं और एक पैराग्राफ में 2 क्वेश्चन हैं, उसका आंसर कर रहे हैं अप टू 2 डेसिमल्स पॉइंट तक। तो पहले देखते हैं कि S1 एंड S2 आर 2 आइडेंटिकल साउंड सोर्सेस ऑफ फ्रीक्वेंसी 650 हर्ट्ज। S1 S2 650 हर्ट्ज आइडेंटिकल फ्रीक्वेंसी है दोनों का, 656 हर्ट्ज, ठीक है। S1 इज लोकेटेड एट O सेंटर पे है एंड S2 मूव्स एंटी क्लॉकवाइज विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड 4√2। इसका स्पीड जो है वो दिया हुआ है 4√2 मीटर पर सेकेंड, सर्कुलर मोशन कर रहा है on a circular path around O, as shown in the figure. There are 3 points P, Q and R. P, Q, R. On this path, such that P and R are diametrically opposite, while Q is equidistant from them. Q से R का डिस्टेंस और P का डिस्टेंस सेम है, वो तो हो गई। ये साउंड डिटेक्टर इज प्लेस्ड एट पॉइंट P. P किधर है, वो यहाँ पर है, साउंड डिटेक्टर यहाँ पर है। The source S1 can move along direction OP. यदि ये चाहे तो ये along OP मूव कर सकता है, O से P की ओर आ सकता है। स्पीड का लाइट दे दिया है 324 मीटर पर सेकेंड।
उसको हम C से डिनोट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट 324 मीटर पर सेकेंड। या V से भी डिनोट कर सकते हैं, यदि V से ही डिनोट करना है तो V से ही कीजिए। कभी कभी वेलोसिटी जो है सोर्स का या ऑब्जेक्ट का जो है सो V रहता है, तो उससे कंफ्यूजन होने लगता है, इसलिए यहाँ पर C लिखते हैं। When only S2 is emitting sound, S1 शांत बैठा हुआ है, only S2 is emitting sound and it is at Q, यहाँ पर है। The frequency of sound measured by the detector in hertz is how much? तो देखिए S1 भूल जाइए, S2 है यहाँ पर। हम थोड़ा सा फिगर बनाते हैं यहाँ पर। ये P पॉइंट है, ये डिटेक्टर यहाँ पर है, और ये Q पॉइंट है, सोर्स यहाँ पर आ गया अभी, यहाँ पर है। और ये जा किधर रहा है? जा रहा है इधर, किस स्पीड से? V इज इक्वल टू 4√2 मीटर पर सेकेंड। देखिए V यहाँ हम लिखे ना, वही कंफ्यूजन होता है। V सोर्स कर देते हैं इसको। अब ये जो है डिटेक्ट करेगा, इसका फ्रीक्वेंसी किस फ्रीक्वेंसी से इसको डिटेक्ट करेगा? ये जब उधर जा रहा है तो इसे क्या लगेगा कि ये हमसे दूर जा रहा है, और किस स्पीड से दूर जा रहा है? इस एंगल से वो बोलेगा हमसे दूर जा रहा है। ये इधर, इसका जो कंपोनेंट इधर है, ये जो वेलोसिटी है ये परपेंडिकुलर है, राइट? इसके इस डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट होगा, हर एक डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, केवल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0 होगा। इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसका क्या नाम होगा? उसको VS cos थीटा है, VS cos थीटा। इसको लगेगा कि हमसे दूर जा रहा है, और किस स्पीड से दूर जा रहा है? VS cos थीटा से। एक्जैक्टली एट द मोमेंट ये यहाँ पर है, Q पॉइंट पर है। यहाँ जाएगा तो चेंज कर जाएगा, लेकिन हमें बताना है फ्रीक्वेंसी, इसका मेजर फ्रीक्वेंसी जब ये यहाँ पर है। तो अब ये क्या ऐसा क्वेश्चन बन गया? एक क्वेश्चन बन गया लीनियर क्वेश्चन। लीनियर क्वेश्चन का मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सोर्स है, ये डिटेक्टर है, ये ऑब्जेक्ट है, सोर्स है, और सोर्स हमसे दूर जा रहा है किसी स्पीड से। तो हमारा हम जो फ्रीक्वेंसी को मेजर करेंगे वो कितना आएगा? एफ प्राइम। ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है, सोर्स दूर जा रहा है, तो सोर्स नीचे वाला जो है सो भी दूर जा रहा है, तो प्लस सोर्स दूर जा रहा है, और यहाँ पर भी ये ओरिजिनल है, यही। तो भी कितना है? भी स्पीड ऑफ साउंड है 324 मीटर पर सेकेंड है, 324 मीटर पर सेकेंड है, 324 है। अब VS का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो VS है सो VS एक्चुअली VS cos थीटा है, ये VS दिया है 4√2, और cos थीटा कितना है? थीटा कितना आया ये देखना है। आप केवल थीटा निकालें, ज्योमेट्री का प्रॉब्लम बन गया, आप केवल थीटा निकालिए, ये थीटा कितना है। तो ये थीटा और रो थीटा दोनों सेम है, ये परपेंडिकुलर है, इसके पैरेलल है, और ये लाइन सेम है, ये थीटा आ गया हमारा। अब ये थीटा कितना है ये मुझे बताना है। अब इसको देख के बताइए ये थीटा कितना है। वेल ये थीटा, ये 90 डिग्री है, ये दोनों रेडियस है, तो ये थीटा 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये दोनों सेम हो गया, आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया, इसलिए थीटा 45 डिग्री हो गया। यहाँ पर 45 डिग्री लिखेंगे, और VS का स्पीड दिया 4√2 cos 45 डिग्री, और ये फ्रीक्वेंसी कितना है? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इसका 656 हर्ट्ज टाइम्स 656 हर्ट्ज, तो ये आ गया 324 टाइम्स 656, ये 324 प्लस 4√2 टाइम्स 1/√2, तो ये आ गया 324 टाइम्स 656, ये कितना हो गया? 324 और 4 328, इसका डबल ए है, तो डबल हो गया 648 हर्ट्ज। ये आपका आंसर 648 हर्ट्ज। 648 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम पैराग्राफ, आपके क्वेश्चन कुछ और है। कंसीडर बोथ सोर्सेस एमिटिंग साउंड, अब दोनों को एमिट कर रहा है साउंड। व्हेन S2 इज एट R, S2 जो सी अब यहाँ पर है R पे, यहाँ पर आ गया है, एंड S1 अप्रोचेज द डिटेक्टर विथ ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड जो है 4 मीटर पर सेकेंड से है।
द बीट फ्रीक्वेंसी मेजर्ड बाय द डिटेक्टर। बीट फ्रीक्वेंसी क्या है? उसका फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस आता है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सुनते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी एफ प्राइम लगता है, इसका एफ डबल प्राइम लगता है, तो उसका जो डिफरेंस है मॉड वैल्यू, वही है बीट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से जब ये मूव करने लगा तो इस ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 656 हर्ट्ज था ना, उससे जब ज़्यादा लगेगा क्योंकि वो नज़दीक आ रहा है। ये तो मूव कर ही रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका इधर क्या कंपोनेंट होगा? 0, कोई कंपोनेंट नहीं। इसका मतलब है डिटेक्टर को लगेगा कि S2 जो है सो रेस्ट में है, S2 जो है सो उसे रेस्ट में लगेगा, और S1 जो है उसको लगेगा 4 मीटर पर सेकेंड अप्रोच कर रहा है मुझे। तो जो फ्रीक्वेंसी हर्ट करेगा 1 के लिए वो कितना होगा? वो होगा V/V। सोर्स नज़दीक आ रहा है, नज़दीक आ रहा है तो माइनस, सोर्स नज़दीक आ रहा है F प्राइम, और F डबल प्राइम ये वाला ओरिजिनल, क्योंकि ये सोर्स जो है सो लग रहा रुका हुआ है, ये ओरिजिनल। तो दोनों का डिफरेंस निकालना है। ये कितना आया? V जो है सो 324 है, माइनस 324 माइनस ये 4, ये फर्स्ट वाला के लिए देख रहे हैं, ये S1 सोर्स के लिए है और ये S2 सोर्स के लिए है। तो 320 ये 4 आ गया, और यहाँ पर जो सो 6 कितना था? 656। देखिए कितना आया? 324/320 टाइम्स 656। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 32 81, ये 4 से शायद फिर जाएगा, 4 4 2 4 6 24 25 4 16, ठीक है, 4 6 16 16 4 64 65, ठीक है। 4 से फिर जाएगा, 4 5 20 4 6 16, तो आया 81 टाइम्स 41/5। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 81 टाइम्स 82 डिवाइडेड बाय 10, 81 दूनी 162, 162 16 81, इसको निकालना पड़ेगा कहीं पर, या फिर और कोई ट्रिक लगाना पड़ेगा। 2 2 8 16 8 64, 2 8 6 14, 2 4 6 664.2 हर्ट्ज। और ये कितना है? ये 656 है। तो बीट फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 656 माइनस 664.2 हर्ट्ज, 448.2 हर्ट्ज, यही हो गया आंसर। तो ये था पैराग्राफ का क्वेश्चन, पहला 2 क्वेश्चन। पहला पैराग्राफ का, तो इस केस में क्या है कि S2 जो है सो S2 यहाँ पर है, वो लग रहा है कि स्टैटिक है। क्यों? क्योंकि उसका कोई कंपोनेंट वेलोसिटी का इस डिटेक्टर की तरफ नहीं है, और ये इसका कंपोनेंट है पूरा का पूरा 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो है जो फ्रीक्वेंसी S1 से आता हुआ नजर आएगा वो ज़्यादा हो जाएगा, और उसके लिए फार्मूला है V/V माइनस VS। वो आया हमारा 664.2 हर्ट्ज, और इसके लिए ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी रहेगा क्योंकि इसका कोई कंपोनेंट इसकी तरफ आता हुआ नजर नहीं आता। तो दोनों में जो डिफरेंस आया वही बीट फ्रीक्वेंसी है, 8.2 हर्ट्ज। सेकंड पैराग्राफ, ए सिलिंड्रिकल फर्नेस हैज हाइट h एंड डायमीटर d, यहाँ दिखा रहा डायमीटर और हाइट, एंड बोथ आर 1 मीटर। इट इज मेंटेन एट टेम्परेचर 360 केल्विन। T जो है सो 360 केल्विन है। द हॉट एयर विद डेंसिटी रो राइजेस अप ए वर्टिकल चिमनी ऑफ डायमीटर d इक्वल टू 0.1 मीटर। ये d दिया हुआ है 0.1 मीटर, डायमीटर का चिमनी है, इसे वो गैस निकल रहा है, एंड हाइट h इक्वल टू 9 मीटर, स्मॉल h इक्वल टू 9 मीटर दिया हुआ है। ए वर्टिकल फर्नेस एंड एक्सिट्स द चिमनी, फिगर देखिए इधर से निकल जाता है। एज रिजल्ट एटमॉस्फेयर एयर ऑफ डेंसिटी रो ए, ये एटमॉस्फेयर एयर है, यहाँ से
इधर से गैस निकल रहा है तो इधर से गैस घुसेगा, और उस गैस का जो है एटमॉस्फेयर गैस ए पर एटमॉस्फेयर वो है 1.2 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। एक क्यूबिक मीटर का डेंसिटी है 1.2 kg। पानी यही होता है तो 1000 kg होता है। तो गैस है, एयर है, बहुत हल्का है। प्रेशर पीए एंड टेम्परेचर टीए, प्रेशर इसका पीए और टेम्परेचर टीए। ये टीए कितना है 300 केल्विन, रूम टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। इंटर्स द फर्नेस, एज्यूम एयर एज एन आइडियल गैस, जो आइडियल गैस तो नहीं होता है लेकिन एज्यूम करते हैं फॉर कैलकुलेशन कि वो आइडियल गैस है। नेग्लेक्ट द वेरिएशन इन रो एंड टी इनसाइड द चिमनी, ये सडनली यहाँ से टीए से टी टेम्परेचर तो नहीं हो जाएगा, डेंसिटी रो ए से रो नहीं हो जाएगा, इसमें वेरिएशन रहेगा और वो वेरिएशन यूजुअली एक्सपोनेंशियल होता है। लेकिन उसने कहा उसको भूल जाओ, मान लो कि हर जगह इसका डेंसिटी रो है और टेम्परेचर टी है, एजम्पशन है। आल्सो गिव इग्नोर द विस्कस इफेक्ट, विस्कस इफेक्ट भी हटा देना है क्योंकि ये एयर है, एयर में विस्कस थोड़ा सा विस्कोसिटी तो होता है। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड पाई की वैल्यू 3.14 लेना है। अब सवाल क्या है कि कंसीडर द एयर फ्लो टू बी स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन एयर फ्लो है, इसका मतलब हम बर्नौलीज थ्योरम लगा सकते हैं। ये स्ट्रीम, कोई भी टर्बुलेंस नहीं है। द स्टेडी मास फ्लो रेट, स्टेडी मास फ्लो रेट ऑफ एयर एक्सिस्टिंग द चिमनी इज हाउ मेनी ग्राम पर सेकेंड। यहाँ से जो एयर निकल रहा है वो कितना ग्राम पर सेकेंड निकल रहा है ये बताना है। यहाँ पर फ्लो रेट जो है, रेट ऑफ फ्लो, यही सवाल है। तो देखिए यहाँ पर क्या मुझे कि बर्नौली थ्योरम लगाना है। अब बर्नौली थ्योरम लगाना है क्योंकि स्ट्रीमलाइन बोल दिया इधर। हम कितने क्रॉस सेक्शन पर लगा सकते हैं बर्नौली, जितना मर्जी हमारा हम उतना पर लगा सकते हैं। तो हम 3 क्रॉस सेक्शन कंसीडर करते हैं। एक इसके जस्ट नीचे जहाँ का डेंसिटी रो ए है, जस्ट नीचे इसके एक क्रॉस सेक्शन ए हमारा है, इसको कहते हैं 1। एक क्रॉस सेक्शन इसके यहाँ पर जस्ट इसके नीचे है, इसको कहते हैं 2। और एक क्रॉस सेक्शन इसके जस्ट ऊपर 3। यहाँ पर जो डेंसिटी है वो है रो ए, यहाँ पर जो डेंसिटी है ये है रो, और यहाँ पर जो डेंसिटी है वो रो ए है। 3 जगह। यहाँ पर जो प्रेशर है वो कुछ होगा, प्रेशर अंदर में प्रेशर जो है कुछ और है, लेकिन बाहर में जो प्रेशर है वो पी है। और यहाँ पर जो प्रेशर वो तो दे दिया है, प्रेशर पी ए है, और यहाँ पर भी प्रेशर पी ए है। तो हम 3 जगह में से कोई 2 जगह बर्नौलीज थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। हमें निकालना है कि हमें रेट ऑफ फ्लो यहाँ निकालना है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है स्मॉल v वो मुझे निकालना है। रेट ऑफ फ्लो क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो होता है ये वेलोसिटी टाइम्स क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए। ये हो गया, इसके डायमेंशन देखिए, ये मीटर पर सेकेंड और ये मीटर, तो मीटर क्यूब पर सेकेंड, वॉल्यूम पर सेकेंड आ गया। इसमें यदि हम डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा हो जाएगा फ्लो रेट। यहाँ पर डेंसिटी कौन सा लेंगे? यहाँ पर डेंसिटी जो है वो एयर का तो इतना है, लेकिन जो गैस यहाँ से निकल रहा है उसका डेंसिटी रो ही है। जो गैस यहाँ से निकल कर जस्ट गया है उसका डेंसिटी रो है, तो ये डेंसिटी रो ए नहीं होगा, जस्ट रो है। तो कोई 2 जगह हम बर्नौलीज थ्योरम लगा सकते हैं। हम यहाँ 1 और 2 के बीच लगा सकते हैं, 1 और 3 के बीच में लगा सकते हैं, ठीक है। हमें सेम आंसर मिलना चाहिए, लेकिन ये प्रॉब्लम सही नहीं है, इसलिए आप देखेंगे कि कोई 2 जगह लगाएंगे तो ये गलत आएगा। हम फिर बाद में बताएंगे कि प्रॉब्लम क्यों गलत है, दोनों सवाल बना लेने के बाद में। तो इसको पहले यहीं पर सॉल्व करते हैं। पहला जो है सो हम 1 और 3 के बीच में बर्नौली थ्योरम लगाते हैं। बर्नौली थ्योरम जो है 1 और 3 ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके बीच में लगाते हैं। तो 1 पर क्या है इसका प्रेशर? बर्नौली थ्योरम क्या है? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर प्रेशर क्या है? इसके जस्ट नीचे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पोटेंशियल एनर्जी कितना है? यही मेरा रेफरेंस है, तो 0 मान लिए 0 हो गया। और उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी हाफ, डेंसिटी क्या है? रो ए, और भी कितना है इसका? ये जो बड़ा भी मान लेते हैं, बड़ा भी इक्वल टू, यहाँ पर आ गया थर्ड में, यहाँ पर डेंसिटी कितना है, प्रेशर कितना है, कुछ है, मैं भी उसको निकालते हैं, P माइनस प्लस ये यहाँ से जब इधर हम जा रहे हैं, जिधर से होकर एयर निकल रहा है, तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है? रो जी एच
एच कितना है, स्मॉल एच और कैपिटल एच सब मिला के एच प्लस स्मॉल एच। और डेंसिटी हर जगह बोला उसने कि रो है, रो जी एच प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो डेंसिटी का गैस है, गैस का जो डेंसिटी है वो कितना है, स्मॉल फोर। जो निकल रहा है हम उसका देख रहे हैं, बाहर हवा का नहीं देख रहे हैं। और वेलोसिटी स्मॉल वी स्क्वायर। अब देखिए क्या है कि ए भी बहुत बड़ा है इस स्मॉल वी से, भी नहीं बड़ा, भी बहुत छोटा है। यदि हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं कहीं पर, यहाँ पर जो एक सेकंड में गैस अंदर जा रहा है वो है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो कि पाई कैपिटल डी, ये डायमीटर हो गया तो ये एरिया हो गया स्क्वायर, टाइम्स इसका वेलोसिटी, ये क्या हो गया वॉल्यूम पर सेकेंड। ये इनकम्प्रेसिबल है तो वॉल्यूम कंप्रेस नहीं हो रहा, तो जो वॉल्यूम यहाँ पे इंटर कर रहा है वो यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो निकल रहा है कितना, पाई, इसका जो रेडियस है पाई आर स्क्वायर, और इसका जो वेलोसिटी है भी। तो देखिए ये भी कितना आया, ये भी आया, जो भी स्मॉल यहाँ पर ये है बाय डी बाय कैपिटल डी स्क्वायर। ये स्मॉल डी बहुत छोटा है इससे, इस केस में ये 0.1 मीटर है और ये 1 मीटर है। तो ये कितना हो गया, v बाय 100। इसमें हमें और भी चीजें कर देना चाहिए कि इसमें ये वॉल्यूम है, एक्चुअली मास कंजर्व करना चाहिए। तो मास यहाँ पर जो है इसको डेंसिटी ए है और यहाँ पर डेंसिटी रो है, तो ये रो बाय रो ए भी आएगा, रो बाय रो ए भी आएगा, और ये जो है सो और भी 1.5 1.2 और भी छोटा हो गया, तो ये ऑलमोस्ट जीरो है, तो इसको हम जीरो ले लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या बच गया, P यहाँ पर निकालना है। यहाँ पर प्रेशर क्या है, यहाँ पर जो प्रेशर देख रहे हैं वो कितना है, PA इक्वल टू यहाँ पर जो प्रेशर है P प्लस ये दोनों के बीच में जो गैस है, बाहर का गैस जिसका डेंसिटी रो ए है, और ये इस कॉलम का हाइट रो जी एच प्लस एच। तो यहाँ से प्रेशर निकल गया हमारा P इक्वल टू PA माइनस रो ए जी एच प्लस एच। ये यहाँ रखते हैं, यहाँ तो PA है और कुछ है क्या, कुछ नहीं है। उधर जो है P की जगह पर हम ये वाला वैल्यू रखते हैं, PA माइनस रो जी एच प्लस एच, ये रो ए है, और प्लस ये सारी जो चीज़ें बचा वो लिखते हैं, रो जी एच प्लस एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। ये खत्म। हमें भी क्या निकालना है, हमें भी निकालना है, भी निकालेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो भी निकालते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू 2 रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर आ गया 2 बाय रो रो ए जी एच प्लस एच। हाँ, इतना आ गया, और इसमें से भी का वैल्यू आ गया स्क्वायर रूट ओवर, जो कॉमन है सो कर लेते हैं कॉमन, 2gh प्लस एच, ये कॉमन हो गया। पहला में बचा रो ए बाय रो माइनस 1, ये हमें वेलोसिटी मिल गया। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेते हैं, g 10 है, h प्लस एच ये 10 हो जाएगा, ये h1 है और ये स्मॉल h 9 है, 10। रो ए कितना है, अभी तो रो ए निकाला ही नहीं हमने, तो ये रो ए का वैल्यू, यहाँ रो का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो रो का वैल्यू कैसे निकालें, यहाँ पर देखो, देखिए कि ये क्या बताया है इसने बताया कि यहाँ पर डेंसिटी कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज किया डेंसिटी चेंज होगा, प्रेशर चेंज नहीं किया है। गैस इक्वेशन को देखें, यहाँ पर P भी इक्वल टू nRT होता है, राइट। n नंबर ऑफ मोल्स है, जिसको हम लिख सकते हैं मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट RT। ये वॉल्यूम को इधर ले जाते हैं तो बन जाता है PM इज इक्वल टू रो RT। तो P बाय रो RT, रो T इक्वल टू R बाय M। R बाय M तो कांस्टेंट है, तो दो पॉइंट पर जो है सो हम देखते हैं, एक बाहर में एक अंदर में। P का वैल्यू क्या है बाहर में, PA
रो कितना है, रो ए, टेम्परेचर कितना है टी ए, और अंदर में पी कितना है, अंदर में भी पी ए है, रो कितना है अंदर में उसको रो बोलते हैं, और टेम्परेचर कितना है टी है। ये तो चला गया, तो रो ए टी ए बाई इसको रो टी, तो यहाँ से मैं रो निकल गया, रो ए टाइम्स टी ए बाई टी, ये 1.2 है बताया है। टी ए जो है सो 300 कैलोरीन है एटमोस्फेयर टेम्परेचर, और टी अंदर में टेम्परेचर है बढ़ा दिया है 360 कैलोरीन। तो 12 36 5 6 कितना हो गया 60 से 6 25 6 6 36 6 दूनी 12, तो ये एक आया 1 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। रो 1 आया, रो ए जो है सो 1.2 है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू रखते हैं, ये हो गया 200 टाइम्स ए, रो ए 1.2 बाई 1 माइनस 1, 200 टाइम्स ये कितना हो गया 0.2, ये चला गया, तो 40 स्क्वायर के ऊपर 40 मीटर पर सेकेंड, ये मेरा वेलोसिटी आया। अब इसको यदि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो रेट फ्लो रेट है यहाँ पर जो पूछा है उसमें यहाँ पर लिखते हैं, तो भी आया स्क्वायर रूट ऊपर 40, ये निकालते हैं पाई स्मॉल डी बाई 2, ए रेडियस हो गया, स्क्वायर टाइम्स रो तो 1 है, इतना किलोग्राम पर आ रहा है। यदि ग्राम में करना है तो ग्राम पर सेकेंड। इसको वैल्यू निकालते हैं सबका सब्स्टिट्यूट करके, 0.1 है, इसको इधर से यहाँ ले जाते हैं, ये 40 कितना हो गया 4, मतलब कि 2 स्क्वायर रूट ओवर 10, पाई डी है 0.1 बाई 2 स्क्वायर टाइम्स 10 की पावर 3, ये 10 को हम लिख सकते हैं पाई स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं ताकि हमें कैलकुलेशन ज़्यादा ना करना पड़े। ये कितना हो गया, नीचे 1 हो गया, और ये हो गया 10 की पावर -2, तो एक 10 से कट के एक 10 बच गया, ये 4 और ये 2 से कट गया, सही है ये, हाँ ठीक है। ये पाई स्क्वायर यहाँ से निकल गया तो पाई बन गया, पाई टाइम्स पाई, पाई स्क्वायर को 10 ले लेते हैं, 10 टाइम्स 10 बाई 2, तो ये आ गया 50 ग्राम पर सेकेंड, ये आपका आंसर हुआ। यहाँ पर हमने पाई का वैल्यू लिया है तो थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, पाई स्क्वायर एक्चुअली 9.8 होता है, और यहाँ पर हमने थोड़ा ज़्यादा ले लिया, तो ये वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है, ओवर एस्टिमेट किया हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा है। पाई का वैल्यू 3.14 लेने बोला, हमने इसको थोड़ा अलग लिया, तो कैलकुलेट करेंगे तो आपको सब समथिंग लाइक 40.6 ऐसे आएगा, इतना ग्राम पर सेकेंड यदि एक्चुअल वैल्यू देंगे तो ये एक तरीका हुआ कि हम स्टेशन यहाँ पर क्रॉस सेक्शन A1 एंड क्रॉस सेक्शन 3 के बीच में यदि हम बर्नौली थ्योरम लगाएं, ये मान के कि गैस का डेंसिटी सेम है एवरीवेयर, तो हमारा आंसर आता है, इसका भी निकालते हैं, जो वेलोसिटी है वो स्क्वायर रूट पर 40 आता है, और तो ये गैस फ्लो जो है रेट ऑफ फ्लो 49.6 ग्राम पर सेकेंड होता है। लेकिन हमें कोई नहीं रोक सकता है, हम जब क्रॉस सेक्शन 2 और 3 के बीच में भी यदि लगाएं तो देखिए उसमें क्या आंसर आता है। यहाँ पर जो है बर्नौली थ्योरम लगा रहे हैं 2 और 3 के बीच में, तो 2 में क्या है कि डेंसिटी अलग है यहाँ से, और सब तो सेम है, प्रेशर सेम है, टेम्परेचर तो यूज नहीं करते हैं, और हाइट यहाँ पर कम हो जाएगा, राइट। तो 2 और 3 के बीच में देखें तो हम लिखते चले जाते हैं, पहले प्रेशर एनर्जी PA का PA है, और प्रोडक्शन एनर्जी वो 0 है, काइनेटिक एनर्जी वो हाफ रो V2 स्क्वायर है, ये भी V2 स्क्वायर के 0 हो जाएगा, पहले देख चुके हैं ऑलरेडी कि वो V2 बहुत कम आता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन से देख लेंगे, जो यहाँ पर देखे थे कंटिन्यूटी इक्वेशन से, तो वैसे यहाँ भी 0 आ जाएगा, बहुत कम है। यहाँ पर प्रेशर क्या है वो पहले भी निकाले थे, अब भी निकाल लेंगे, वही रख देंगे, रो जी एच, हाइट कितना है, आपकी हाइट h है, h प्लस h नहीं है, यहाँ पर हाइट h है, क्योंकि हम क्रॉस सेक्शन 2 से देख रहे हैं, अब मेरे रेफरेंस 2 है, और हाफ रो V स्क्वायर, ये भी हमें निकालना है, और ये P पहले भी निकाले हैं, अब भी वही रख देते हैं, PA माइनस रो A जी एच प्लस h होता है, रो जी एच प्लस हाफ रो V स्क्वायर।
अब पी ए और पी ए कट गया, इधर कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ से हाफ रो वी स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये कितना हो गया हाफ रो वी स्क्वायर, ये हो गया रो ए जी एच प्लस एच माइनस रो जी एच, सबका वैल्यू रखते हैं। रो ए का 1.2 टाइम्स जी का 10 टाइम्स ए मिलकर 10 है 10 माइनस रो 1 है जी 10 है एच 9 है, तो ये कितना हो गया 120 माइनस 90, सो ये हो गया 30। और इधर ये हाफ रो वी स्क्वायर 30 हुआ, तो वी स्क्वायर कितना हो गया 30 टाइम्स 2 बाय रो, और रो 1 है, तो ये 60 स्क्वायर रूट 60 मीटर पर सेकेंड आया, 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। भी का वैल्यू 60 मीटर पर सेकेंड है। तब रेट ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा इसके लिए, जो फ्लो रेट है वो हो जाएगा वेलोसिटी, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और मास। तो क्रॉस ये आया √60, ये कितना है वो तो पहले भी लिख चुके हैं, सब कुछ सेम है पहले की तरह, 0.1/2 स्क्वायर, ये 1 टाइम्स 10⁻³ अब ग्राम हो गया, 1 किलोग्राम था, ग्राम पर सेकेंड। तो पहले से क्या डिफरेंस है, पहले से ही निकाल लेते हैं, पहले को रीस्केल करते हैं। पहले यहाँ √40 से मल्टीप्लाई था, हम इसको उतना से डिवाइड कर देते हैं, जो वैल्यू आया था √40 आया था, राइट? नहीं, पहले जो वैल्यू आया था वो कितना था 50 कुछ ऐसा था, वैल्यू था 50। वहाँ पर हम स्क्वायर भी का वैल्यू √40 था, उससे हम डिवाइड कर दिए और स्क्वायर 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इतना आ जाएगा हमारा वैल्यू 50 टाइम्स ये कितना हो गया 1.5। अब 1.5 जो भी है ये कितना हो जाएगा 1.5 सो 150, तो 150 11 12 12 12 से थोड़ा ज़्यादा, 12 से थोड़ा ज़्यादा, कितना होगा 50 और 50 का 1 54 12.5 समथिंग लाइक 62 पॉइंट समथिंग इतना मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ये जो है सो ये रेट फ्लो रेट इतना आया। तो एक केस में आया 50, एक केस में 62.5 मीटर पर सेकेंड। इसको दोनों को एग्जैक्टली सेम आना चाहिए था, कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो वो प्रॉब्लम क्या है, इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया था क्योंकि इसी वजह से। तो इसमें जो प्रॉब्लम इन क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन एक्चुअली उठाया गया था MIT के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कोई सेमेस्टर के क्वेश्चन से। उस बस फर्क इतना था कि वहाँ पर इस तरह से था, ये चिमनी है और ये एक क्रॉस सेक्शन यहाँ, एक क्रॉस सेक्शन यहाँ से गैस जा रहा है, बिल्कुल सब कुछ सेम था कि ये PA और यहाँ पर जाकर PA बन गया, और ये गैस जो है से निकल के यहाँ पर नहीं लेते, इसको यहाँ ले लेते, ऐसे जा रहा था इधर से, और एग्जैक्टली सब सेम। इसने क्या किया, ये जो हॉरिजॉन्टल था वो हॉरिजॉन्टल को इसने वर्टिकल कर दिया, फिगर देख लीजिए, और यहीं से सारा प्रॉब्लम शुरू हुआ। ये वर्टिकल कर दिया, अब वर्टिकल कर दिया तो ये प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुआ। तो अभी का जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक ऐसे, ठीक है। ये हमारा क्रॉस सेक्शन 1 था, एक क्रॉस सेक्शन 2 है। अब देखिए क्या हो रहा है, ये MIT का क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ पर रखा था। देखिए यहाँ पर जो है हम एक कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं ये दोनों के बीच में। यहाँ पर कितना वेलोसिटी है V1 मानते हैं, एरिया सेम है दोनों जगह। ये यहाँ पर चिमनी लगा हुआ है, चिमनी के जस्ट पहले वाले पार्ट में जो है जहाँ क्रॉस सेक्शन A है हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। वेलोसिटी यहाँ पर V2 कहते हैं, V1 V2 या उसको V2 कहते हैं। 3 था, ये 2 है, ठीक है, इसको V2 कहते हैं। यहाँ पर डेंसिटी रो A है, यहाँ डेंसिटी रो है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे जब हम, रोजियस तो यहाँ रहता है, मान लीजिए इसी को कैलकुलेशन को हम यहाँ पर करते MIT वाले प्रॉब्लम को लेकर, जब हार्डनेस हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ये तो ठीक है दोनों जगह सेम है कंटिन्यूटी इक्वेशन से, लेकिन जब बर्नौली थ्योरम लगाते तो प्रेशर यहाँ पर था PA,
पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है, देखिए हर जगह यहाँ पर जो है सो डेंसिटी रो ए है, रो ए जी। एच कितना लें? ये वाला एच है ना, ये फर्नेस का जो ये हाइट और डायमीटर दोनों तो सेम सेम है, इस यही मान लेते हैं एच है। तो रो ए जी एच, तो एच तो ये हर जगह है, तो इसका क्यों ना मिड पॉइंट का ले लें हम, सेंटर ऑफ मास का, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो ए वी वन स्क्वायर, और इधर रेशर सेम है। आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ रो ए चेंज हो जाएगा रो से, क्योंकि डेंसिटी चेंज हो गया है। तो रो जी एच बाई 2 और हाफ रो वी टू स्क्वायर। अब V2 की वैल्यू यहाँ से रखे हैं, इसको हटा देते हैं, और तब इस तरह से यदि आप निकालेंगे तो आप कैलकुलेशन घर में बैठ के कर सकते हैं। तो ये आएगा रो जी एच बाय रो ए, ये आएगा, और ये परफेक्टली फाइन है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये पॉसिबल है यहाँ पर। लेकिन जैसे ही इस हॉरिजॉन्टल फर्नेस को वर्टिकल करते हैं और डेंसिटी सेम रखते हैं तो प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो इसलिए इस क्वेश्चन को ड्रॉप करना पड़ा था। ओके, लेकिन चाहे जो भी क्वेश्चन हो, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ बचा हुआ है, सेम प्रॉब्लम है, सब कुछ सेम है। क्वेश्चन ये है कि व्हेन द चिमनी इज क्लोज्ड, अब चिमनी को क्लोज कर दिया गया है, कैप लगा दिया, बंद, और चिमनी के जस्ट नीचे का प्रेशर मान लेते हैं कुछ है, मान लीजिए P3 है, इसको 3 बोले थे, और बाहर का प्रेशर तो P है, वो तो हमेशा वही रहेगा जो प्रेशर है। When the chimney is closed using a cap at the top, a pressure difference delta P, यही delta P यहाँ पर डेवलप होता है, अंदर में P3 बाहर में P, ये वैल्यू कितना है ये बताना है। Top and the bottom surface of the cap. If the changes in the temperature and density of the hot air due to the stoppage of airflow are negligible, then the value of delta P is how much? इसके अंदर में इसको चिमनी को क्लोज करते हैं, तो इसके अंदर टेम्परेचर चेंज हो सकता है, डेंसिटी चेंज हो सकता है, बोलो सब भूल जाओ, सभी नहीं हो रहा है, मान लेते नहीं हो रहा, तो अब हमें बताओ प्रेशर डिफरेंस कितना है। तो हमें P3 पता करना पड़ेगा और P पता करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले P पता करते हैं। P तो बहुत सिंपल है, यहाँ से इस जगह पर PA प्रेशर है, ये प्रेशर यहाँ पर जो प्रेशर है प्लस इतना एयर कॉलम जो है उसकी वजह से है, PA प्लस रो ए जी एच प्लस एच। तो यहाँ से P हमें पता चल गया, ये क्या लिखा मैंने, यहाँ से P हमें पता चल जाता है कि PA माइनस रो ए जी एच प्लस एच है, और P3 केवल मुझे पता करना है। अब P3 पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम दो काम कर सकते हैं, या तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को ले सकते हैं या इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को ले सकते हैं, 1 लें या 2 लें। यहाँ पर हम 1 एंड 2 में देखते हैं, यहाँ पर 1 एंड 3 में देखते हैं, दोनों में देखिए दो डिफरेंट वैल्यू आएगा जो नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सो P3 देखने के लिए क्या है, यहाँ पर P ये प्रेशर है, अब रुक गया है, अब इसमें फ्लो नहीं है तो जस्ट स्टैटिक केस है। तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो किसकी वजह से है, अंदर में जो प्रेशर है चिमनी के कैप के अंदर में वो, प्लस इतना बड़ा एयर कॉलम की वजह से जो प्रेशर है, उसका डेंसिटी रो जी, हाइट कितना है h, और P3 हमें निकालना है, PA हमें, ठीक है। तो P3 यहाँ से हमें पता चल गया है, PA माइनस रो जी एच, और P यहाँ से हमें पता चला हुआ है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, डेल्टा P इक्वल टू P3 माइनस P, और इस P की जगह पर क्या लिखें, P3 की जगह पर PA माइनस रो जी एच, और P की जगह पर PA माइनस रो ए जी एच प्लस एच। ये PA खत्म, इधर हो गया रो ए जी एच प्लस एच माइनस रो जी एच, सबका वैल्यू रख देते हैं। ये 1.2 है, ये 10 है, हो गया 12, और ये 10 है। ये रो कितना है, रो 1 है, जी 10 है, एच 9 है, ये 90, ये 120, 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यदि 1 और कौन सा लिखे, 1 एंड 3 नहीं, 2 एंड 3 लिए ना, यहाँ पर 2 एंड 3 है, 2 एंड 3 क्रॉस सेक्शन देखते हैं। यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं अब 3 एंड 1 के 2 के बीच में देखेंगे, 2 तो हो गया, 1 के बीच में देखेंगे।
ठीक है, तो यहां पर देखें P3 निकालने के लिए PA इक्वल टू, यहां से देख रहे हैं यहां पर भी जो प्रेशर है PA है वो कितना है, अंदर में जो प्रेशर है P3 प्लस रो जी एच, रो तो हर जगह रो है, जी आपकी हाइट H प्लस एच है। तो यहां से P3 हमें पता चल गया कि PA माइनस रो जी H प्लस एच, वैल्यू ही रख देते हैं। PA माइनस ये रो जी कितना है 10 हो गया, 1 टाइम्स 10 10 टाइम्स 10 100, और P यहां से निकाला हुआ ऑलरेडी है, P कितना है PA माइनस रो ए जी H प्लस एच, इसका वैल्यू रख दीजिए, PA है ये माइनस रो ए 1.2 टाइम्स 10 12 टाइम्स 10। अब डिफरेंस निकालिए, P3 माइनस P, ये कितना है P3 PA माइनस 100, ये कितना है PA माइनस 120, 30 न्यूटन 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कभी 30 कभी 20, ये नहीं होना चाहिए था। पिछला क्वेश्चन में भी ऐसा ही 2 वैल्यू आ रहा था, वो नहीं होना चाहिए। तो प्रॉब्लम तो मैंने बता दिया कि क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि इसको हॉरिजॉन्टल के सारा पैरामीटर्स को वर्टिकल में रख दिया बिना कुछ चेंज किए। यहाँ पर भी जो प्रॉब्लम होगा आपको नजर आ सकता है। आप यदि 1 और 2 के बीच में देखिए जो क्रॉस सेक्शंस है 1 और 2 के बीच में जरा देखिए तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर प्रेशर कितना है PA, यहाँ पर प्रेशर कितना है PA, दोनों जगह प्रेशर सेम है और ये मूव भी नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा तो स्टैटिक है। तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो यहाँ का प्रेशर प्लस इसका वेट, एयर कॉलम का जो है प्रेशर, वो दोनों को बराबर बैलेंस करना था। इसको बैलेंस करना था, इसको यहाँ का प्रेशर को प्लस ये वो एयर कॉलम को की वजह से जो प्रेशर है उसको। सो PA नीचे वाला इक्वल टू ऊपर वाला PA प्लस रो जी कैपिटल H। ये क्या मतलब है, दोनों सेम है तो H जो है सो 0 यहाँ दिखा रहा है। ये तभी संभव है जब H इक्वल टू 0 है। तो ये दोनों जगह प्रेशर सेम नहीं हो सकता। जब ये दोनों जगह प्रेशर सेम हो सकता है यदि उसमें मोशन हो, फ्लो की वजह से सेम हो सकता है, लेकिन जब फ्लो नहीं हो रहा है, ये स्टैटिक है, तब तो किसी भी हालत में दोनों जगह प्रेशर सेम नहीं होगा और उसने प्रेशर सेम करके रखा, इसलिए 30 कभी कभी 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आंसर आता है। तो इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया था, इसको उसने MIT से लिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इसी सेमेस्टर के क्वेश्चन से, लेकिन इसको जब मॉडिफाई किया थोड़ा सा, वहाँ हॉरिजॉन्टल चैम्बर को वर्टिकल चैम्बर में किया, तो पैरामीटर को अकॉर्डिंगली थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था ताकि क्वेश्चन सही बनता, वो नहीं किया, तो इसलिए इसको फाइनली ड्रॉप आउट करना पड़ा। ओके, ये था 2023 के क्वेश्चंस जे एडवांस के। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई दूसरे ईयर का क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। थैंक यू।